ओके। आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं वाटर रिसोर्स क्लास 10th का चैप्टर। होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेहनत करते रहिए और अच्छा स्कोर करिए। तो वाटर रिसोर्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू एग्रीकल्चरल प्लांट्स। यानी कि इरिगेशन क्या है? इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। किसको? हमारे एग्रीकल्चरल प्लांट्स को, हमारे खेतों को। कैसे? थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। दैट मीन्स कि हम वो सभी तरीके अपनाते हैं जिसको हमने बनाया हुआ है, जो आर्टिफिशियल है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम लोग इरिगेशन के लिए आर्टिफिशियल तरीका क्यों यूज करते हैं? नीड फॉर इरिगेशन। सो फर्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। इंडिया में जो बारिश होती है बेटा, द रेनफॉल इन इंडिया इज अनप्रेडिक्टेबल इन एंड इरेगुलर। दैट मीन्स कि आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी। आप बस एक अंदाज़ा लगाते हो, या फिर इस साल अच्छी बारिश होगी कि नहीं होगी। आप ये सब चीज़ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो अब जब आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो, कभी ऐसा होता है कि 5 दिन लगातार बारिश हुई जा रही है, फिर अचानक से ऐसा समय आता है कि अब महीने भर बारिश ही नहीं हुई। तो ऐसे में हमको डिपेंड रहना होगा अपने आर्टिफिशियल सोर्सेस की तरफ, ताकि हम लोग अपने खेतों को पानी दे सकें, अपने अनाज को उगा सकें। दूसरा कारण है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स कि जो रेनफॉल है, पूरे के पूरे इंडिया में एक जैसी नहीं होती बारिश। कुछ ऐसे स्टेट्स के पार्ट हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ मॉडरेट बारिश होती है, और कुछ जगह है तो ऐसी हैं जहाँ बारिश ही नहीं होती हैं। तो ऐसे में क्या वो लोग खेती ही नहीं करेंगे? नहीं, वो लोग कुछ अपने अलग मेथड्स अपनाएंगे खेती के लिए। सीजनल एग्रीकल्चर। अब ऐसे कुछ क्रॉप्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही उनको पानी चाहिए। अब ऐसे में तो हम लोग रेन पे डिपेंड हो नहीं सकते हैं कि अब रेन आएगी तो उनको पानी मिलेगा। ऐसे में तो फिर बस 3 से 4 महीने जब इंडियन मानसून रहता है तभी उनको पानी मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अपने कुछ आर्टिफिशियल्स मेथड अपनाने पड़ते हैं इरिगेशन के लिए। मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो फर्स्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन है वेल्स इरिगेशन, यानी कि कुएं से सिंचाई। वेल क्या होते हैं? अ वेल इज अ स्मॉल होल डग इनटू द अर्थ सरफेस टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। डग एक वेल होता क्या है? एक स्मॉल होल होता है, गड्ढा होता है जिसको हम लोग खोदते हैं धरती में। क्यों? टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर, ताकि हम लोग धरती से पानी निकाल सकें। अब क्या कहीं पर भी जो है हम लोग कुआं बना सकते हैं? नहीं। कुआं बनाने की पहली शर्त है हाई वाटर टेबल। दैट मीन्स कि उस जगह पर जो पानी का लेवल हो, जो ग्राउंड वाटर लेवल हो, वो ऊपर हो। नहीं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नीचे तक हम लोग खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके पानी मिलेगा। और उस तरफ पानी मिले भी ना। दूसरी चीज़ क्या है? सॉफ्टर सॉइल फॉर इजी डिगिंग। दूसरी शर्त ये है कि उस जगह की जो मिट्टी हो वो सॉफ्ट हो, ताकि आसानी से खुदाई हो सके। एरियाज़ वेयर वेल्स आर कॉमन। अब भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वेल्स, जहाँ पे कुएँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके हैं, जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा। आपको यहाँ पर वेल्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ बहुत कॉमन है वेल्स। एडवांटेज क्या है वेल्स के? कुएँ के फ़ायदे क्या हैं? तो पहला है लो कॉस्ट। ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है छोटे किसानों के लिए, काफ़ी आसानी से खुदाई हो जाती है। ईज़ ऑफ डिगिंग। सॉइल इज़ सॉफ्ट एंड ईज़ी टू एक्सकेवेट, दैट मीन्स डिग। यहाँ मिट्टी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, और सॉफ्ट होती है जिससे खोदने में आसानी होती है। रिलायबल वाटर सोर्स कैन बी यूज्ड ईयर राउंड इफ ग्राउंड वाटर लेवल आर एडुकेट। दैट मीन्स कि अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का ग्राउंड लेवल अच्छा है, वहाँ का जो है, वहाँ पानी ग्राउंड वाटर अच्छा है, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब भी पानी की आवश्यकता होगी, आप जो है पानी आसानी से अपने कुएँ से निकाल सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हाई एवापोरेशन रेट। यहाँ पर पानी का भाप बन के उड़ जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ख़त्म होता है। लिमिटेड कवरेज। देखो, ये सूटेबल होता है फॉर इरिगेटिंग स्मॉलर एरियाज़ ओनली। जो छोटे किसान हैं, जो छोटे खेत हैं, सिर्फ़ उसके लिए यही वेल इरिगेशन सूटेबल होता है। थर्ड है डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर लेवल्स।
अब ये डिपेंड होता है ग्राउंड वाटर लेवल पे। धरती के अंदर जितना ज़्यादा पानी होगा, उतना ही अच्छा से आपका कुआँ काम करेगा। अगर धरती के अंदर से पानी खत्म हो गया, खत्म होने का इन द सेंस कि उस साल बारिश ना हुई या अगले 2 साल बारिश नहीं हुई, तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में जो है आपके कुएँ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कि वेल्स डिपेंड होते हैं रेन पैटर्न पे। अगर बारिश अच्छी होगी तो पानी रिस के सीपेज के द्वारा नीचे पहुँच जाएगा और आप उसको कुएँ के लिए निकालेंगे। बारिश होगी नहीं तो सूखा पड़ जाएगा और आपका कुआँ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कैनाल इरिगेशन। Canal irrigation is a method where water is diverted from rivers through a network of canals to irrigate agricultural field। अब आप लोग इसको देख सकते हो, इस इमेज से आप लोग इसको समझ सकते हो। ये है आपकी मेन रिवर, ये आपकी मेन रिवर है। अब मेन रिवर से हम लोगों ने एक चैनल बना दिया, एक नहर बना दी। फिर उस नहर से छोटी-छोटी और नहरें बना दी। ये क्या है? ये ब्रांच कैनाल है। तो नहर हुआ क्या? अगेन आओ डेफिनिशन पे। कैनाल इरिगेशन इज़ अ मेथड, एक तरीका है जहाँ हम पानी को डाइवर्ट कर देते हैं। कहाँ से? फ्रॉम रिवर्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। और फिर हम लोग इसे करते क्या हैं? इरिगेट आवर एग्रीकल्चरल फील्ड। अपने हम लोग खेतों को सींचते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये है एक कैनाल, ये है एक नहर। चलो, टाइप्स ऑफ कैनाल। तो कैनाल जो जो नहरें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है पेरिनियल कैनाल। दीज कैनाल्स प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर बाय रेगुलेटिंग द फ्लो फ्रॉम परमानेंट वाटर सोर्स। ऐसे कैनाल्स जो पेरिनियल हैं, वो पूरे साल भर आपको उससे पानी मिलेगा, ठीक है? क्योंकि इसका जो सोर्स होता है, इसका जो वाटर का सोर्स होता है, वो परमानेंट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं ऐसे कैनाल्स के? इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन्स कि आप इन सभी कैनाल से पूरे साल भर जब भी आपको आवश्यकता हो, आपको जो है वाटर सप्लाई मिलती रहेगी, आप अपनी फसल सींच सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है? चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कैनाल जो है छोटे-मोटे सामान या लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं ये। चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, एक बोट अगर ऐसे हो, तो बोट जो है आराम से इस पानी से जा सकता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर सकता है। प्लस रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मीन्स ऑफ इरिगेशन है, तो ये कम करता है डिपेंडेंस किस पे? बारिश पर। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेनियल कैनाल्स। हाँ, एडवांटेज में ये भी एक चीज़ में ख़ास बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर नहर है वहाँ बारिश होना आवश्यक है। हो सकता है उस नहर में जहाँ से पानी आ रहा हो और वो नदी जो इससे कनेक्टेड हो, उस नदी का जो सोर्स हो, वहाँ बारिश हो रही हो। तो इसका आवश्यकता नहीं कि वहीं बारिश हो, नहीं। इसमें जो है जहाँ बारिश नहीं भी हो रही हो, वहाँ भी पानी आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये एडवांटेज है किसका? पेरेनियल कैनाल्स का। अब इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ऐसे नहरों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। दूसरा, लॉस ऑफ कल्टीवेबल लैंड। अब ये जो नहरें बन रही हैं, ज़मीन पे ही बन रही हैं। अब जिस ज़मीन पे नहर बनी, वो ज़मीन यूज़ की जा सकती थी और भी कई सारे पर्पसेज़ के लिए, ख़ासकर जो है खेती के लिए। लेकिन अब ये ज़मीन पूरी की पूरी किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? कैनाल्स के लिए, नहरों के लिए। तो इससे हमारी जो है कुछ ज़मीनें खराब भी होती हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अब इसमें क्या होता है बेटा, जलभराव की समस्या होती है। कई बार जो है गंदा पानी चला आता है नहरों के साथ, फिर वो पानी हम लोग अपने खेतों में यूज़ करते हैं। तो ये इससे जो हमारी जो सॉइल जो है वो खराब होती है। नॉन पेरिनियल कैनाल्स, इसको बोलते हैं फ्लड कैनाल। एक इसका और नेम है इनंडेशन। कई बार वो लोग इनंडेशन नेम देके बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे में जो है आप ये तीनों वर्ड्स जानते रहिए, तीनों हैं नॉन पेरिनियल। इसका डेफिनेशन क्या है? These canals provide water only during the rainy season when rivers are in flood। अब इसमें होता क्या है बेटा कि रेनी सीजन में, बारिश के समय में जो है रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। अब ऐसे में उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग जो हमारे कैनाल्स हैं, जो हमारे नहरें हैं, उसको खोल देते हैं ताकि जो है पानी बाढ़ ना बने और पानी कहीं
नहरों में चला जाए, जिससे लोग अपने खेतों की कर सकें, सिंचाई कर सकें। अब जैसे आप इसी में समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहर है, सॉरी ये नदी है, इसमें ज़्यादा पानी आ गया। अब इससे क्या होगा, यहाँ आस-पास के इलाकों में जो है क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो ऐसे में जो है हम लोग ऐसे कैनाल बना देंगे, ताकि जो है पानी दूर कहीं चला जाए और लोग इस पानी को यूज़ कर सकते हैं अपनी खेतों की सिंचाई के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? यूज़फुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। पहला यूज़ तो यही हो गया कि हम इससे अपना फ्लड जो है कंट्रोल करते हैं। हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं जो भी बचा हुआ जो ज़्यादा पानी है रिवर में, उसको जो है किसी और डायरेक्शन में। प्रिवेंट वाटर वेस्टेज। इससे क्या होता है कि जो पानी भी नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँच के वेस्ट हो जाता है, फिर वहाँ किसी काम ना आता, अब वो कम से कम यूज़ हो जाएगा किसके लिए? इरिगेशन के लिए। लोग उस नहर के पानी से अपनी सिंचाई कर लेंगे। चीपर टू बिल्ड, वही। अब ऐसे जो है नहरें बनाने में उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू द पेरिनियल कैनाल्स के कंपेयर में। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पेरिनियल कैनाल्स। अब इसकी कुछ खामियाँ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो पहला है सीज़नल वाटर सप्लाई। इसमें आपको पानी, ऐसे नहरों में आपको पानी तभी मिलेगा जब मानसून चलता रहेगा, यानी कि जब बारिश होती रहेगी। इनएफिशिएंट फॉर ईयर राउंड क्रॉपिंग। इसका मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको हमेशा जो है पानी मिलता रहेगा। तो ऐसे में जो है, जो ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हमेशा कांस्टेंट पानी चाहिए, लगातार तो पानी चाहिए ही चाहिए, उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता, क्योंकि जो है कुछ समय बाद जैसे ही बारिश खत्म हो उसके बाद इसमें पानी आना बंद हो जाएगा। मे कॉजेज़ फ्लडिंग। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इसको प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं तो इसकी वजह से, ओवरफ्लो की वजह से जो है ये सब टूट जाएँगी, नहरें टूट जाएँगी और उससे क्या हो जाएगा, फ्लडिंग से बाढ़ आने की समस्या होगी। अब ऐसे कौन-सी जगह हैं जहाँ पर ये सब कैनाल काफ़ी कॉमन है? राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार एंड पंजाब। टैंक इरिगेशन। Tank irrigation involves the use of hollow areas or depression where rainwater is collected for agricultural use. जैसे हम लोग के इलाके में हम लोग तालाब बनाते हैं, बिल्कुल वही है टैंक इरिगेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो हॉलो एरियाज़ हैं, जो गड्ढे वगैरह हैं, उसमें रेन वाटर अपने आप में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और फिर हम लोग उसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए। वही है टैंक इरिगेशन। एरियाज़ वेयर टैंक इरिगेशन इज़ कॉमन। ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे टैंक इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वो है हमारे पेनिनसुलर इंडिया, दैट मीन्स साउथ इंडिया, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अब व्हाई टैंक इरिगेशन इज़ प्रेवलेंट इन पेनिनसुलर इंडिया? साउथ इंडिया में मोस्टली टैंक इरिगेशन ही क्यों होता है? फर्स्ट आंसर है हार्ड रॉक स्ट्रक्चर। द रॉकी टेरेन मेक्स डिगिंग कैनाल्स एंड वेल डिफिकल्ट। अब साउथ इंडिया का जो टेरेन है, वो काफ़ी ज़्यादा रॉकी है, वहाँ आपको पत्थर मिलेंगे, चट्टानें मिलेंगी। तो ऐसे में वहाँ पर नहर की खुदाई हो गई या कुएँ की खुदाई हो गई, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो ऐसे में लोग टैंक इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा है लिमिटेड पर्कुलेशन। अब एक फ़ायदा ये होता है कि टैंक इरिगेशन में, कि वहाँ पे क्योंकि हार्ड रॉक्स वगैरह हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पानी धीरे-धीरे रिसाव के ज़रिए धरती के नीचे जाता है, जिसको कहते हैं मिट्टी पानी सोखती है, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो है मोस्टली क्या है, पत्थर है और पत्थर ज़्यादा पानी सोखेगा नहीं, वैसे सोखेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि टैंक में पानी आपको हमेशा मिलेगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? मिनिमाइज़ सरफेस रन ऑफ। दैट मीन्स कि जो पानी इधर बह जाता है बारिश में, उसको आप कहीं जगह स्टोर कर सकते हो। कहाँ पे? टैंक में। लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब टैंक बनाना आसान है, कई बार तो कई सारे गड्ढे बने बनाए मिल जाते हैं और उसको मेंटेन करना भी आसान है। एनवायरमेंटल बेनिफिट। और क्योंकि पानी भरा हुआ होता है, पानी बहता नहीं रहता, तो आराम-आराम पानी जो है बहुत थोड़ा-थोड़ा जो है ग्राउंड वाटर पे भी पानी चला जाता है। वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पूरा पत्थर नहीं होता है नीचे, थोड़ा बहुत तो मिट्टी होती ही है। तो उससे जो है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा। फिर धरती में भी पानी चला जाएगा। इसके डिसएडवांटेज भी कुछ हैं टैंक इरिगेशन के। पहला क्या है? हाई इवेपोरेशन रेट। यहाँ पर जो है पानी बहुत ज़्यादा भाप बन के ऊपर उड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पानी लॉस होता है। डिपेंडेंसी ऑन मानसून। अब टैंक इरिगेशन में पानी तभी भरेगा जब बारिश होगी, ठीक है? अगर बारिश नहीं हुई, काफ़ी कम बारिश हुई, तो टैंक इरिगेशन का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें पानी इकट्ठा ही होता है बारिश से। लिमिटेड कैपेसिटी। ये भी जो सूटेबल होता है हमारे इसके लिए, इरिगेशन के लिए, क्योंकि इसमें पानी जो है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ही इकट्ठा होता है। ये डिसएडवांटेज है।
अब है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन इन्वॉल्व्स चैनलिंग वाटर थ्रू नैरो पाथ बिटवीन रोज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स। आप लोग देख सकते हो इस इमेज में कि हमारी क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब इस क्रॉप के बीच में हम लोग क्या बना दिए, फरो नालियाँ बना दी हैं। और हम लोग इस पूरे खेत की सिंचाई कैसे करेंगे, इस नाली में हम लोग पानी भेज देंगे और उससे क्या होगा, इन पौधों के रूट्स को पानी मिल जाएगा और हमारी सिंचाई हो जाएगी। ये फरो इरिगेशन, इसमें हम लोग चैनल बनाते हैं, नालियाँ बनाते हैं। अब इसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फरो इरिगेशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेके खेत के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक प्रॉपर मात्रा में पानी पहुंचता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो एक खेत है तो इस वाले हिस्से में जो है ज़्यादा पानी पहुंचा और इस वाले हिस्से में जो है कम पानी पहुंचा, नहीं, इसमें हर जगह बराबर पानी पहुंचता है। दूसरा है, ये अपने आप में एक साइंटिफिक मेथड है, हेल्प रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज। इसमें जो है पानी वेस्ट नहीं होता है। आमतौर पर अगर आप खेत सिंचाई करने जाएंगे तो पूरा का पूरे खेत में आपको पानी भरना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। ऐसे में जो है सिर्फ आपको नालियों में ही पानी भरना है और पौधों को अपना पानी मिल जाएगा। साइंटिफिक मेथड है ये। इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, प्रमोट बेटर एरेशन ऑफ द सॉइल। और इसमें देखिए, इसमें एक पौधे को जो है पानी भी मिल गया, प्लस कुछ मिट्टी जो है पानी के ऊपर है, आप लोग देख सकते हो आसानी से। तो ऐसे में जो है इन मिट्टी को प्रॉपर एयर भी मिल जाता है, जिससे मिट्टी और बेहतर होती है और अच्छी पैदावार देती है। अब इसके कुछ अपने डिसएडवांटेज भी हैं। हाई कंस्ट्रक्शन टाइम, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ख़राब होता है ऐसे बनाने में नालियाँ, और काफ़ी ज़्यादा लेबर भी होता है। काफ़ी ज़्यादा मज़दूर लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अपने आप में मेथड क्या है, कॉस्टली भी है, काफ़ी जो पैसा भी लगता है ऐसे मेथड्स को। तीसरा है सॉइल इरोजन। हाँ, इस मेथड से जो है सॉइल इरोजन भी होता है। एक्सेस वाटर फ्लो कैन लीड टू इरोजन। देखिए, अब जैसे यहाँ से शुरुआत से यहाँ से अगर पानी जा रहा है तो इस चीज़ को आप समझिए। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पानी बार-बार जा रहा है, तो चांसेस ये हैं कि यहाँ की मिट्टी जो है ये इरोड होके इधर कहीं फैल जाए, ठीक है? तो इसमें एक और खतरा होता है किसका? इरोजन का। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन है स्प्रिंकल इरिगेशन। नाम से ही क्लियर है, स्प्रिंकल दैट मीन्स छिड़काव। स्प्रिंकलर इरिगेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्प्रिंकल्स कनेक्टेड टू वाटर सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर इन अ रेन लाइक पैटर्न। आप लोग देख सकते हो इमेज में। इसमें होता क्या है बेटा, एक कोई सोर्स होता है, वहाँ से जो है पाइप के माध्यम से, वहाँ जो है पाइप के माध्यम से पूरे खेत भर में ऐसे पाइप बिछा दी जाती है और फिर जगह-जगह से जो है स्प्रिंकल लगा दिए जाते हैं, यहाँ, यहाँ, यहाँ लगा दिए यहाँ। अब ऐसे में होता क्या है कि जब भी हम अपना वाटर सोर्स ऑन करते हैं तो हर जगह जो है पानी ऐसे फुहारे के रूप में, स्प्रिंकल के रूप में फैल जाता है, पूरे खेत भर में पानी फैल जाता है। इन द इमेज यू कैन सी लाइक दिस। अब इसके एडवांटेज क्या है? स्प्रिंकल इरिगेशन के एडवांटेज क्या है? वाटर कंजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है कि पानी जो है काफ़ी कम वेस्ट होता है, ठीक है? और हम लोग काफ़ी कंट्रोल वे में जो है पानी को अपने खेतों में पहुँचा सकते हैं। नो फील्ड लेवलिंग रिक्वायर्ड। अब हम लोगों ने ऊपर जितने भी सिंचाई के मेथड देखे, उसमें आपको अपने खेत को लेवल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका खेत खेत का एक कोना ऊँचा है, एक कोना नीचे है। इसमें क्या होता है कि पानी फिर इधर-उधर चला जाएगा, एक जगह ज़्यादा भर जाएगा, कम भर जाएगा। इसमें क्योंकि नीचे से पानी जा ही नहीं रहा है, तो खेत को लेवल करने के लिए कोई आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पानी बरसात की वजह से ऊपर से आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, सूटेबल फॉर वैरायटी ऑफ क्रॉप एंड सॉइल टाइप्स। कई सारे सॉइल पे जो है सब डिपेंड बेहतर काम करेगा और कई सारे क्रॉप्स के लिए भी सब बेहतर ही काम करते हैं। इसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला, हाई इनिशियल कॉस्ट। ये लगवाने में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। क्लॉगिंग इशू होता है। कई बार स्प्रिंकल्स के नोजल्स में जो है कुछ मिट्टी, छोटे-मोटे पत्थर, तो ये वो चीज़ें जो है फँस जाती हैं। फिर हमको जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। हाई ऑपरेशन कॉस्ट, इसको जो है चलाने में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। जैसे कि बिजली वगैरह हो गया, ओके? वाटर लॉस ड्यू इवेपोरेशन। अब क्योंकि जो इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है उनको इवेपोरेट करने में। तो इससे क्या हो जाता है कि पानी जो है काफ़ी कम हो जाता है
आपके पौधों तक पानी सही से पहुँच नहीं पाता है और पानी पहले ही ब बन के उड़ जाता है। विंड डिस्ट्रप्शन, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि हवा इधर से चल रही है, इस डायरेक्शन से अगर हवा चल रही है, तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द वाटर इधर ही जाएगा, क्योंकि छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, हवा इनको उड़ा देती है, तो इनको विंड से भी डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिप इरिगेशन। नाम से क्लियर है, ड्रिप दैट मीन्स यू कैन सी इन द इमेज, इसमें पानी जो है बूंद-बूंद जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज एन एडवांस मेथड ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ प्लांट थ्रू थिन पाइप्स और ट्यूब्स। और उसमें क्या था, उसमें भी पाइप बिछी हुई थी, लेकिन उसमें पानी छिड़कता था ऊपर से। इसमें पाइप बिछी होती है और पाइप में छोटे-छोटे होल्स होते हैं और वो होल बिल्कुल वहीं होते हैं जहाँ पे पौधे का जड़ है। तो इसमें बूंद बाय बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी वहीं गिरता है जहाँ पे रूट्स है। तो सिर्फ रूट्स को ही पानी मिलता है। ये है ड्रिप इरिगेशन। आप लोग देख सकते हो, पाइप गया हुआ है और बिल्कुल जड़ के पास ही पानी गिर रहा है। एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन, इसके एडवांटेज भी हैं। पहला है वाटर एफिशिएंसी। इसमें भी जो है आपका वेस्टेज ऑफ वाटर जो है एकदम मिनिमम होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग उसमें पानी डायरेक्ट कहाँ दे रहे हैं? प्लांट्स के रूट्स पे। पूरे खेत भर में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इससे एक और मदद हो जाती है कि पूरे खेत भर में जो वीड्स वगैरह हैं, जो खरपतवार हैं, वो जो है ज़्यादा नहीं उगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि पानी गिर ही वहीं रहा है जहाँ पर रूट्स हैं। दूसरा है रिड्यूस्ड एवापोरेशन। अब इसमें जो है, क्योंकि पानी कहीं भर नहीं रहा है और धीरे-धीरे जा रहा है, तो इसमें वाटर लॉस कम होता है, इसमें एवापोरेशन नहीं होता है। पानी भाप बन के उड़ता नहीं है, ठीक है? कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन। इम्प्रूव क्रॉप यील्डिंग, अब इसमें जो है आपके जो क्रॉप्स हैं, वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और काफ़ी अच्छे से जो है उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल पाता है। कई बार तो जो है, जो वाटर सोर्स है जहाँ स्ट्रिप इरिगेशन में पानी आ रहा है, वहाँ पर लोग थोड़ा बहुत कुछ मिला देते हैं, जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, जिससे जो है डायरेक्टली रूट्स तक जो है फर्टिलाइज़र पहुँच जाता है। इसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं। वही फिर से हाई कॉस्ट, एक्सपेंसिव है इसको बनाना, लगवाना। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज फील्ड, बड़े फील्ड के लिए ये सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि इसको आप हर एक तरह के क्रॉप में नहीं यूज़ कर सकते हो। कुछ ही स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जहाँ आप इसको यूज़ करते हो। आप इसको जो है इन द पैडी फील्ड यू कांट यूज़ दिस थिंग, क्योंकि यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप अ पाइप फॉर एवरी ईच एंड एवरी रूट्स। क्लॉगिंग इश्यू, वैसे बेटा वही दिक्कत है, पाइप में जो है कभी भी कोई क्लॉगिंग कुछ फँस सकता है, जैसे कि जो है छोटे-मोटे सेडिमेंट हो गए, छोटे-मोटे पत्थर व कुछ भी हो सकता है, डेब्रिस वगैरह। तो फिर इसमें भी जो है हाई मेंटेनेंस चाहिए, जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। वाटर मैनेजमेंट, अभी नया टॉपिक है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इन्वॉल्व कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स टू मीट ग्रोइंग डिमांड एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। देखो, पानी की कमी है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों के पास साफ़ पीने के लिए पानी ही नहीं है। तो ऐसे में जो है हमें प्रॉपर अपना जो पानी है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको साफ़ और सुरक्षित पानी मिल सके। तो हम लोग ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनको पानी मिल सके? वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड टू इंक्रीज़ द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। इसमें लोग क्या करते हैं, जो बारिश का पानी है, हमारे जो छतों वगैरह पे आ रहा है, कहीं पर भी है, मिट्टी में कहीं पर भी है, उसको हम लोग पाइप के ज़रिए जो है कहीं स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके मेथड क्या है? पहला है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी कि आप लोग देख सकते हो जो भी पानी ऐसे ही फालतू में से मिट्टी में बह जा रहा है बारिश के बाद, उसको हम लोग जो है किसी गड्ढे में या किसी कुएं में स्टोर कर सकते हैं, जिससे पानी बचेगा। दूसरा क्या है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो हमारी छतों पे जो पानी गिरता है बारिश के बाद, हम लोग पाइप के जरिए उस पानी को कहाँ ला सकते हैं? हम लोग पाइप के जरिए जो है उस पानी को अपने कुएं तक ला सकते हैं, या हम लोग अपने घर के नीचे कोई टैंकर बना दे, वहाँ हम लोग पानी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है टैंकर, जैसे कि टैंकर यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है? पानी इसमें स्टोर हो जाएगा, बाकी का पानी कुएँ में स्टोर हो जाएगा और पानी हम लोग स्टोर करते हैं रिचार्ज पिट में, जिससे जो है हमारा जो वाटर लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के?
मीट इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, डे बाय डे बेटा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए सिंचाई के लिए, पीने के लिए, अपने और भी काम करने के लिए। तो ऐसे में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये इफ़ेक्टिव वे है पानी को स्टोर करने का और फ्यूचर यूज़ के लिए इसको बचा के रखने के लिए। इंक्रीज़ द वाटर टेबल, इससे क्या होता है कि जो वाटर टेबल है, जो धरती का जो पानी है, वो भी बढ़ता है क्योंकि हम लोग यही पानी गड्ढे में सेव कर लेते हैं, फिर उस गड्ढे से धीरे-धीरे पानी जो है सोखते हुए नीचे पहुँच जाता है। कंट्रोल सॉइल इरोज़न, और उसके अलावा अगर ये पानी अगर सिर्फ़ ऐसे रैंडमली इधर-उधर बहता रहेगा, तो उससे होगा क्या कि जो मिट्टी है वो कटेगी। लेकिन अगर ये सब पानी हम लोग स्टोर करते रहेंगे, पानी बह नहीं पाएगा, तो इससे जो है इरोज़न जो है कम हो जाएगा, मिट्टी का जो कटाव है कम हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है सेल्फ सफिशिएंसी, प्रोवाइड अ रिलायबल वाटर सोर्स ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। जब बारिश नहीं होती रहती है, तो जो भी हम लोग पानी बचा के रखे हैं अपने टैंकर में, अपने कुएँ में, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, रिड्यूस सॉइल इरोज़न, हम लोगों ने ऊपर देखा कि कैसे इससे जो है हम लोग अपना सॉइल इरोज़न कम कर सकते हैं। इम्प्रूव्स ग्राउंड वाटर क्वालिटी, इनहैंस वाटर प्योरिटी बाय रिड्यूसिंग सैलिनिटी एंड कंटेमिनेशन। अब देखो, धीरे-धीरे जो है पानी रिसते हुए जब नीचे जाता है, तो नीचे जो है साफ पानी पहुँचता है। क्यों? क्योंकि जो जो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जो कंकड़ पत्थर वगैरह हैं, मिट्टी वगैरह नीचे है, ये सब पानी को जो है प्यूरीफाई कर देती हैं और नीचे साफ पानी पहुँचता है। मिनिमाइज़ फ्रेश वाटर लॉस, इससे क्या होता है जो हमारा फ्रेश वाटर जो रेन वाटर है, ये बह के नालों में जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको इकट्ठा कर लें, तो इससे जो हमारा साफ पानी है वो सुरक्षित रहेगा। वो इधर-उधर बह के नहीं जाएगा और गंदा नहीं होगा। मेथड ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हम लोग कैसे अपना ग्राउंड रिचार्ज कर सकते हैं? पहला है रिचार्ज पिट्स, दैट मीन्स कि हम लोग ज़मीन पे ऐसे ही फील्ड वगैरह में छोटे-मोटे से पिट्स गड्ढे बना दें, जिसमें जो है पानी बारिश के समय आके स्टोर हो जाएगा, भर जाएगा गड्ढा और फिर धीरे-धीरे वो पानी कहाँ पहुँच जाएगा? इनसाइड द ग्राउंड। दूसरा है बोरवेल एंड डग वेल रिचार्ज, दैट मीन्स कि हम लोग जो है, जो पुराने कुएँ हैं, जो अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, या फिर पुराने जो बोरवेल्स वगैरह हैं, ट्यूबवेल वगैरह जो पाइप्स वगैरह हैं, जो सीधे जो धरती से जो कनेक्टेड है, हम लोग सीधा पानी उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे जो है डायरेक्टली हमारा वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा। और है पेर्कोलेशन पिट्स, यानी कि हम लोग जो है ऐसे गड्ढे बना सकते हैं और उसमें हम लोग पोरस मटेरियल वगैरह जैसे पत्थर वगैरह इसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पानी अच्छे से प्यूरीफाई होके जो है अंदर इसके अंदर जाएगा। ठीक है? क्योंकि पत्थर वगैरह में एक बिल्कुल है छन्नी की जैसे काम करेगा। अब मेजर स्टेट्स जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की जाती है, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय एंड कर्नाटका। ओके, आपका यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। ये एक सिर्फ क्विक रिवीजन था। ओके।